नमस्कार, ये है किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ कर्नल रंजीत का जासूसी उपन्यास भयंकर मूर्ति। इस उपन्यास में अब तक आपने सुना कि एक म्यूजियम के मालिक की हत्या हो जाती है और हमेशा की तरह शक उसके नज़दीकी लोगों पर जाता है। खून से सना हुआ जूता जो है वो उनके दामाद और सहयोगी डॉक्टर बनर्जी की ओर जाता है, लेकिन मेजर बलवंत जो कि जासूस हैं वो कहते हैं कि वो प्राइम सस्पेक्ट नहीं है। इंस्पेक्टर का पूरा शक डॉक्टर बनर्जी पर है, लेकिन मेजर कहता है कि उनके कॉफ़ी में अफीम का पाउडर मिला करके उन्हें बेहोश कर दिया गया और खून से लिथड़ा हुआ जूता उनका नहीं है। अब आगे क्या होता है सुनिए इस एपिसोड में, जो है एपिसोड नंबर 5। आप सुन रहे हैं भयंकर मूर्ति। मेजर के साथ बाकी लोगों ने भी नीचे आकर देखा कि डॉक्टर अपने घुटनों में सिर दिए सोफे पर बैठा था। मेजर ने कहा, मैं आपको एक बड़ी हैरत वाली बात बताना चाहता हूं। दीवान साहब की हत्या के लिए कातिल का इस कमरे में होना भी जरूरी नहीं था। आपको शायद भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं सच कह रहा हूं और मेरा यह भी ख्याल है कि हत्यारा इस कमरे में अपना जाल बिछाकर चला गया था। उससे अपने बिछाए हुए जाल पर पूरा भरोसा था कि उसका बार खाली नहीं जा सकता। ठहरिए, ये बात मैं आपको जरा उदाहरण देकर समझाता हूं। आप लोग बैठ जाइए। सब लोग बैठ गए तो मेजर ने पिछली दीवार के पास पड़ी हुई अलमारी के पास जाकर उसके पीछे के पर्दे की ओर इशारा किया। आप देख रहे हैं कि जिस गोल लकड़ी से पर्दा टंगा हुआ है उसका सिरे वाला पीतल का छल्ला गोल लकड़ी से निकलकर लटका हुआ है। आप ये भी देख रहे हैं कि पर्दे के 2 हिस्से हैं और वो दोनों भाग आधे खुले हुए हैं। इसका मतलब यह है कि किसी ने पर्दा खोलना चाहा था और उसे आधा खोलकर छोड़ दिया था। ये पर्दा या तो पूरी तरह खुला होना चाहिए था या पूरी तरह बंद होना चाहिए था। जब दीवान सुरेंद्रनाथ इस कमरे में आए तो यह पर्दा बंद था। उन्होंने हरगिज इसे आधा तो नहीं खोला होगा। वे ये पर्दा जब खोल रहे होंगे कि मौत का संदेशा आ गया। देवी जुम्बी की मूर्ति उनके सिर पर आ गिरी और यह चोट घातक सिद्ध हुई। मैं ये कहना चाहता हूं कि पीतल का छल्ला गोल लकड़ी पर से किसी ने कल रात को या दीवान साहब के यहां आने से पहले ही उतार दिया था कि जब वे पर्दा खोलने की कोशिश करें तो पर्दा पूरा न खुल पाए और जोर लगाने पर मूर्ति गिर जाए। इंस्पेक्टर साहब, आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं? जी हां, अब मेरी समझ में आ रहा है कि आपने सिद्दीकू को कुर्सी पर चढ़ाकर यह क्यों पूछा था कि उसने अलमारी के ऊपर मूर्ति कहां रखी थी। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। मैंने अपने माइक्रोस्कोप से भी कुछ देखा था। अलमारी के ऊपर की भाग पर खरोच मौजूद है। इसका मतलब है कि किसी ने मूर्ति को उसके स्थान से हटाकर जरा आगे सरका दिया था और यही वजह है कि दीवान साहब ने मूर्ति को उसके असली स्थान पर रख दिया था। लेकिन डॉक्टर साहब को मालूम नहीं था कि हत्यारा उनके जाने के बाद मूर्ति को दोबारा सरकाकर अलमारी के सिरे पर टिका जाएगा। मूर्ति को जरा सा टेढ़ा करने के लिए हत्यारे ने पेंसिल के टुकड़े का इस्तेमाल किया। मेजर ने जेब में हाथ डाला और पेंसिल का टुकड़ा निकालकर सबको दिखाया। मैंने अलमारी के ऊपर से पेंसिल का एक टुकड़ा उठाया था और जेब में डाल लिया था। मेजर ने आगे बढ़कर पर्दा बंद कर दिया। इसके बाद उसने देवी जुम्बी की मूर्ति उठाई और पेंसिल के टुकड़े को अलमारी के ऊपर रखते हुए मूर्ति को उस पेंसिल पर टिका दिया। मूर्ति जरा आगे की ओर झुक गई, लेकिन अपने स्थान पर टिकी रही। मेजर ने मूर्ति को आगे से हटकर पर्दे को सरकाना शुरू किया। जब पर्दा आधा खुल गया तो मूर्ति धड़ाम से फर्श पर आ गिरी। देखा आपने, हत्यारे ने अपनी गैर मौजूदगी में दीवान साहब की हत्या कर दी और ये बात कहकर उसने वहां मौजूद लोगों पर अपने इस रहस्योद्घाटन का असर देखने के लिए थोड़ी देर की चुप्पी हासिल की। जब कोई कुछ नहीं बोला तो मेजर ने फिर से कहना शुरू किया, मैं ये साबित करना चाहता हूं कि इस घर के किसी व्यक्ति की गैर मौजूदगी में उसके निर्दोष होने का प्रमाण नहीं हो सकता। अब रहा टाइपिंग, रिपोर्ट और खून भरे जूते का सवाल, तो कोई भी आदमी डॉक्टर साहब की कॉफी में अफीम मिलाने के बाद ये सारी चीजें आसानी से हासिल कर सकता था। अब इंस्पेक्टर ने कहा, रिपोर्ट के अलावा टाइपिन और रबड़ के जूते डॉक्टर साहब के सोने के कमरे में थे। जब हम डॉक्टर साहब को जगाने के लिए गए थे तो उनके सोने के
कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, फिर किसी ने उन चीजों को कैसे हासिल कर लिया? मेजर ने कहा, अगर आप अपने दिमाग पर जरा सा जोर दें तो यह बात कोई पहेली नहीं रहती। आप इस चक्करदार सीढ़ी को भूल जाते हैं जिससे डॉक्टर साहब के पढ़ने और सोने के कमरे में जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको यह मानना पड़ेगा कि हत्यारे ने डॉक्टर साहब को अपराधी सिद्ध करने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी। मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि हत्यारा वो व्यक्ति है जिसने डॉक्टर साहब की कॉफी में अफीम का पाउडर मिलाया। मेजर ने आगे कहा, मामला कुछ साफ हो गया है। हत्यारे के बारे में कुछ बातें मालूम हो गई हैं। हत्यारा इस घर के कोने कोने का भेदी है। उसका मकसद केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं था। वह डॉक्टर साहब जैसे निर्दोष व्यक्ति को हत्यारा सिद्ध करके एक और प्राणी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। डॉक्टर साहब को अपने रास्ते से हटाने के बाद भी उसका कोई उद्देश्य हो सकता है। इसलिए ऐसा लगता है कि यह अपराध का अंत नहीं है, ये एक सीरीज की शुरुआत है। डॉक्टर साहब को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि जाएं और जाकर आराम करें। डॉक्टर ऊपर अपने कमरे में चला गया तो मेजर ने डिक्सन से कहा, आप काफी समय से यहां काम कर रहे हैं, आप इस घर की परिस्थितियों को कुछ तो जानते होंगे। क्या दीवान सुरेंद्रनाथ ने कोई वसीयत भी की थी? जी हां, कुछ दिन पहले राजेश ने मुझे बताया था कि उसके चाचा ने अपनी वसीयत नए सिरे से लिखवाई है और उसमें रजनी के लिए काफी रुपया छोड़ने की बात लिखी है। और राजेश के हिस्से में क्या आया है? मेजर ने पूछा। राजेश के बयान के अनुसार उसे उतना ही रुपया मिलेगा जितना रजनी के नाम लिखा गया है। और दीवान साहब की बेटी कामिनी को क्या मिलेगा? कामिनी को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। क्यों? अब इस सवाल का जवाब तो राजेश और रजनी ही दे सकते हैं। आपके विचार में खुदाई का काम रुक जाने से ज्यादा अफसोस डॉक्टर साहब को होगा या राजेश को? राजेश को। असल में राजेश एक उत्साही नवयुवक है। वो खुदाई की मुहिम को एक बहुत बड़ा काम समझता है। उसने अपने चाचा से बार बार ये प्रार्थना की थी कि वो मुहिम में जरूर पैसा लगाएं। और रजनी के बारे में आपकी क्या ख्याल है? वो तो बहुत अच्छी औरत है। डॉक्टर साहब के हर काम में उसकी गहरी दिलचस्पी लेती रही है, लेकिन पिछले 6 महीने से उसे डॉक्टर साहब के काम में कोई दिलचस्पी नहीं रही। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो डॉक्टर साहब से कुछ अलग सोचती है या पतिव्रता नहीं है। कहीं सिद्दूकू ने रजनी को तो नहीं भगाया है? मेजर ने पूछा। ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे सामने डॉक्टर साहब ने सिद्दीकू पर आरोप लगाया था कि वो उनकी पत्नी के कान भरता रहता है। असल में डॉक्टर साहब को सिद्दीकू शुरू से पसंद नहीं था। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि रजनी एक पतिव्रता पत्नी है। कहीं ये बेबसी में तो नहीं है? अब मैं आपसे एक नाजुक सवाल पूछूंगा, क्या रजनी अपने पति के अलावा भी किसी में दिलचस्पी रखती है? डिक्सन ने कहा, आपका यह सवाल वाकई बहुत नाजुक है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया डिक्सन साहब, अब आप जा सकते हैं। डिक्सन चला गया तो इंस्पेक्टर ने पूछा, एक बात मैं समझ नहीं पाया हूं, आपने जानबूझकर राजेश से पेंसिल क्यों मांगी थी? मेजर ने कहा, मैं ये देखना चाहता था कि राजेश किस तरह की पेंसिल इस्तेमाल करता है। अलमारी के ऊपर जो पेंसिल मिली है वो राजेश की पेंसिल से अलग है। इंस्पेक्टर ने कहा, डॉक्टर साहब की मेज पर भी तो एक पेंसिल पड़ी थी। मेजर ने कहा, मैं आपके सवाल का जरा साफ जवाब दूंगा। डॉक्टर साहब की मेज पर पड़ी हुई पेंसिल उस पेंसिल जैसी ही थी जो अलमारी के ऊपर मिली है। अब इंस्पेक्टर ने सब इंस्पेक्टर गुरदयाल से कहा, जरा बावर्ची रूपा को बुला लाओ। रूपा आया तो मेजर ने कहा, रूपलाल बैठ जाओ। रूपलाल ने कुर्सी पर सिमट कर बैठते हुए कहा, मैं 20 साल से इस घर में काम कर रहा हूं, कभी किसी का हुक्म नहीं टाला, तन मन से सबकी सेवा करता रहा हूं, न जाने अब मेरा क्या बनेगा। रूपलाल, ये बताओ कि इस घर में सुबह के नाश्ते का क्या प्रबंध है? नाश्ता डाइनिंग रूम में किया जाता है। सिर्फ दीवान साहब का नाश्ता उनके कमरे में जाया करता था। तो ये बेड टी या कॉफी जो है वो सुबह कितने बजे जाती है? 6 से 6:30 बजे तक। आज सुबह जब तुम बेड टी या कॉफी तैयार कर रहे थे तो कोई आदमी डाइनिंग रूम में आया था? मैंने राजेश को देखा था और फिर 10 मिनट के बाद रजनी बीबी भी उधर आई थी और वापस चली गई थी। क्या उस समय तुम बेड टी या कॉफी तैयार कर चुके थे? जी हां, डॉक्टर साहब के लिए कॉफी तैयार कर चुका था।
मेजर ने कुछ सोचते हुए कहा, कॉफी तैयार कर चुकने के बाद क्या तुम तुरंत डॉक्टर साहब के पास कॉफी ले गए थे? नहीं, मैं लक्ष्मी को जगाने चला गया था। उसे जगाया न जाए तो वो बड़ी देर तक सोई रहती है। मेजर ने पूछा, जब तुम डॉक्टर के लिए कॉफी लेकर गए थे तो वो जाग रहे थे या सो चुके थे? ऊँघ रहे थे साहब। जब तुम कॉफी उनके कमरे में छोड़कर आए तो उसके बाद तो कोई आदमी उनके कमरे में नहीं गया था? कुछ कह नहीं सकता साहब, सुबह के वक्त बहुत काम होता है। बेड टी और कॉफी के बाद नाश्ता तैयार करना होता है। हर आदमी का नाश्ता अलग अलग होता है। मुझे एक साथ बहुत सी चीजें बनानी पड़ती हैं। मैं अपने काम में लग गया था। मुझे मालूम नहीं कि डॉक्टर साहब के कमरे में कोई गया था या नहीं। मेजर ने गहरी सांस ली और कहा, रूपलाल, अब तुम जा सकते हो। रूपा के बयान के मुताबिक केवल 2 आदमी संदिग्ध हो सकते हैं, राजेश और रजनी। दोनों डाइनिंग रूम में आए थे। उन दोनों में से कोई एक कॉफी में अफीम का पाउडर मिला सकता था। अब मेजर ने कहा, गुरदयाल, जरा लक्ष्मी को बुला लो। लक्ष्मी आई तो मेजर उसे सिर से पांव तक देखता रह गया। वो पहाड़िन मालूम होती थी। गोरा चिट्टा रंग, भरा भरा बदन, आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं थी। लक्ष्मी, तुम जानती हो ना कि आज इस घर में क्या हुआ है? मेजर ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, लेकिन लक्ष्मी खड़ी रही। फिर अपने कूल्हों पर हाथ रखकर बोली, मैं क्या कुछ नहीं जानती बाबू, सब कुछ जानती हूं। मैं तो हरियान हूं कि आज जो कुछ इस घर में गुजरा है वो आज से बहुत पहले क्यों नहीं गुजरा। मेजर उसकी बेबाकी से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हें शायद इस घर के लोगों का रहन सहन अच्छा नहीं लगता लक्ष्मी। अभी यहां की कोई कल सीधी नहीं है। एक तो यहां कलमुहा काला भुजंग ये सिद्धू है, उसे देखकर दिन को कलेजा धक से रह जाए, रात की तो पूछो ही नहीं। और ये बंगाली डॉक्टर है, ये बहुत ही भयानक मूर्तियां बनाते हैं। लक्ष्मी, अभी अभी तुमने ये बात कही है कि आज जो कुछ गुजरा है वो आज से बहुत पहले गुजर जाना चाहिए था। बाबूजी, इस घर का बाबा आदम ही निराला है। बस रूपा ही एक अच्छा आदमी है। वो नहीं होता तो मैं कभी का किनारा कर गई होती। एक बीबी कामिनी बहुत अच्छी थी, वो भी इस घर का चरित्र देकर ऐसी गई कि फिर आने का नाम नहीं लिया। अच्छा लक्ष्मी, ये बताओ कि आज सुबह जब रूपा तुम्हें जगाने के लिए गया था तो तुम कितनी देर के बाद रसोई में आई थी? 5 मिनट में। जब तुम रसोई में आई थी, रूपा उस समय कहां था? नल पर प्यालियां धो रहा था। क्या राजेश और रजनी खाने के कमरे में बैठे थे? नहीं। जब रूपा नल पर प्यालियां धो रहा था तो तुमने कोई और आवाज सुनी थी? नहीं बाबूजी। यह कहकर लक्ष्मी कुछ सोच में पड़ गई और दोबारा कूल्हों पर हाथ रखकर बोली, याद आ गया बाबूजी, मैं रसोई से निकलकर प्यालियां धोने में रूपा का हाथ बटाने गई थी तो मैंने किसी को कॉफी उड़ेलते हुए सुना था। कौन था वो? अब नल पर से ये देखना तो मुश्किल है कि रसोई में कौन गया और कौन वहां से निकला। लक्ष्मी बोली और फिर उसने सोनिया की ओर घूर कर देखा। अच्छा लक्ष्मी, तुम जाओ और अपना काम करो, मेजर ने कहा। लक्ष्मी ठुमक ठुमक चलती हुई बाहर निकल गई। खाने की मेज पर देर तक बातें होती रहीं। लाला केदारनाथ मेजर की बातों में बड़ी दिलचस्पी लेते रहे थे। कुछ समय के बाद बोले, आज तो आपने बहुत मेहनत की है, जाइए जाकर सो जाइए, कल फिर आपको कड़ी मेहनत करनी है। मेजर लाला जी को नमस्ते करके उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे में आते ही दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। उसने अपने सूटकेस में से एक लंबा सा लिफाफा निकालकर उसमें से एक फोटो निकाला। यह फोटो एक 24-25 वर्ष की युवती का था। मेजर वो फोटो सोनिया को दिखाते हुए बोला, मैं इस लड़की की तलाश में दिल्ली आया हूं। सोनिया वो फोटो अपने हाथ में लेकर देखती रही और कुछ सोचती रही। एकाएक उसकी आंखों में चमक पैदा हुई और उसने कहा, ये लड़की रजनी, डॉक्टर बनर्जी की पत्नी, कितनी मिलती जुलती है उससे। ओह सोनिया, तुमने मेरे विचार का समर्थन कर दिया। मनुष्य के जीवन में संयोग बहुत शक्तिशाली होते हैं। तुम जानती हो ना
कि दिल्ली आकर हम प्राचीन और दुर्लभ चीजें बेचने वाली दुकानों में घूमते रहे। वो सब इस लड़की को ढूंढने के लिए किया गया था। मैं समझता हूं कि जिस लड़की को ढूंढने के लिए मैं दिल्ली आया हूं वो दीवान सुरेंद्रनाथ की बेटी कामिनी है। सोनिया हैरत से मेजर का मुंह ताकने लगी। कामिनी, जो अपने पिता से सख्त नाराज है और अपनी जिंदगी का अलग रास्ता अपना चुकी है। हाँ, लेकिन अभी मैं भरोसे के साथ कुछ नहीं कह सकता। इस बात की पुष्टि करनी होगी कि जिस लड़की को मैं ढूंढने के लिए आया हूं वो कामिनी है और वो दीवान सुरेंद्रनाथ की बेटी है। मुझे उसका नाम कामिनी नहीं, रोहिणी बताया गया था। तो फिर आपको यह भ्रम कैसे हुआ कि रोहिणी ही कामिनी है? सोनिया ने पूछा। मैंने बंबई में उसकी तलाश के सिलसिले में जितना काम किया था उससे केवल यही नतीजा निकलता था कि रोहिणी का संबंध प्राचीन और दुर्लभ चीजों को बेचने वाली किसी फर्म से है। बंबई में जिस कमरे में वो गुम या गायब हुई थी उसमें रोहिणी के अते पते के सारे चिन्ह मिटा दिए गए थे। उसके सूटकेसों में पड़े हुए सारे कागजात भी गायब थे। शायद वो सारे कागजात पुर्जे पुर्जे करके स्वयं जला गई थी या उस व्यक्ति का काम था जिसने रोहिणी को किडनैप किया था। जो हो, मुझे कागज का एक छोटा सा पुर्जा मिल गया था। वो छपे हुए पैड का कागज था। कागज के पुर्जे पर छपा हुआ नाम अधूरा था। यह रोहिणी के नाम एक पत्र था। पत्र अंग्रेजी में लिखा गया था। कागज का वो पुर्जा उस जगह से फटा हुआ था जहां केवल 2 अक्षर पढ़े जाते हैं, एन और आई। रोहिणी और कामिनी के पीछे यही एन और आई के 2 अक्षर आते हैं। कागज के उस पुर्जे पर अंग्रेजी में छपे हुए फर्म के नाम की 2 पंक्तियों के कुछ शब्द बाकी थे। ऊपर की मोटी पंक्ति के 4 अक्षर NTIQ और नीचे की पतली पंक्ति के अक्षर बाकी थे LHI। इसके सिवा मुझे रोहिणी के कमरे से ऐसी कोई चीज नहीं मिल सकी थी जिससे यह पता चलता कि रोहिणी कहाँ की रहने वाली थी, उसके माता पिता कौन थे। जिस शख्स ने मुझे रोहिणी के पता लगाने का काम सौंपा था उसके पास रोहिणी का एक फोटो था और रोहिणी का अपने बंबई के कमरे का दिया हुआ पता था। वो आदमी एक फिल्म प्रोड्यूसर है। वो एक फिल्म बना रहा है जिसका नाम है प्यासी आत्माएं। उसने अपनी फिल्म में रोहिणी को वैम्प यानी खलनायिका का किरदार दिया था। फिल्म की 3 रीलें तैयार हो चुकी हैं। अब अगर रोहिणी नहीं मिलती तो उसकी सारी मेहनत और 3 रीलें बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। वो रोहिणी को 10,000 रुपए एडवांस भी दे चुका है। सोनिया ने पूछा, उसने किसी न किसी के द्वारा रोहिणी से कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। क्या वो व्यक्ति फिल्म प्रोड्यूसर को रोहिणी का पता नहीं बता सकता था? रोहिणी ने किसी के द्वारा उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। तो फिल्म प्रोड्यूसर ने अपनी ओर से बड़ी तरीके से काम किया था। उसने कलकत्ता के एक होटल में एक कमरा बुक कराया, वहां के एक अखबार में विज्ञापन दिया कि वो अपनी नई फिल्म के लिए नए एक्टरों और एक्ट्रेसेस की खोज में आया है। चुन लिए जाने पर उनको उचित मानदेय दिया जाएगा, जो उसको आप कहते हैं फिल्म का साइनिंग अमाउंट। फिल्म प्रोड्यूसर इस तरह एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था, अय्याशी और फिल्म के लिए सस्ते एक्टर और एक्ट्रेसेस प्राप्त करना। वो अपने दोनों मकसदों में कामयाब रहा। एक्ट्रेस बनने की इच्छुक कई लड़कियां उससे मिलने आईं और अंत में उसने रोहिणी को चुन लिया और उसे अपना पता देकर कहा कि वो बंबई में आकर उससे मिले। सोनिया ने कहा, क्या उसने रोहिणी से उसका कलकत्ता का पता नहीं पूछा था? पूछा था, लेकिन रोहिणी ने उसे गलत पता बताया था। वो शायद ये नहीं बताना चाहती थी कि वो कौन है और कहाँ की रहने वाली है। जब वो गायब हो गई तो फिल्म प्रोड्यूसर ने अपना एक आदमी कलकत्ता दौड़ाया, लेकिन वो आदमी 1 हफ्ते तक कलकत्ता की खाक छान कर वापस आ गया। पर आपको यह शक कैसे हुआ कि रोहिणी ही कामिनी है? अरे मैं तुम्हें बता तो रहा हूं कि कागज का वो टुकड़ा मुझे बॉम्बे में रोहिणी के कमरे से मिला था। उसके ऊपर की छपी हुई मोटी पंक्ति के 4 अक्षर NTI और Q बाकी थे। नीचे की छपी हुई पतली पंक्ति के 3 अक्षर LHI बाकी थे। मैंने बहुत सर पटका और अंत में यह समझने में सफल हो गया कि बचे हुए अक्षर किन शब्दों के अंश थे। ऊपर के शब्द का अर्थ था प्राचीन वस्तुएं और नीचे का शब्द था दिल्ली। अब इस बात का पता चलते ही मैंने दिल्ली आकर प्राचीन वस्तुएं बेचने वाली दुकानों में घूमने का प्रोग्राम बनाया। ओह, अब मैं समझी कि आप हर दुकानदार को अलग ले जाकर उसे दबी जबान में बातें क्यों करते थे। अरे मैं उनको रोहिणी का फोटो भी दिखाता था। मुझे कहीं भी कामयाबी नहीं मिली और तुम्हें याद होगा कि जब इंस्पेक्टर धर्मवीर सलूजा ने मुझे फ़ोन पर बताया कि वो इंटरनेशनल म्यूजियम यानी प्राचीन और दुर्लभ वस्तुएं बेचने वाली एक फर्म में हत्या की वारदात की तहकीकात में मेरी सहायता प्राप्त करना चाहता है, तो मैं तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। तुम्हें यह भी याद होगा कि इंस्पेक्टर ने दीवान सुरेंद्रनाथ के हालात बताते हुए कहा था कि उनकी बेटी कामिनी कलकत्ता में पढ़ती है और अब बंबई में है, जहां वो आज़ाद जिंदगी जीना चाहती है।
मेरी सारी मालूमात इसी बात की ओर संकेत करती हैं कि हो ना हो रोहिणी ही कामनी है, लेकिन जो भी हो, अब बात प्रमाणित किए बिना मेरा संदेह विश्वास में नहीं बदल सकता। अगली सुबह मेजर और सोनिया 10 बजे इंटरनेशनल म्यूजियम में जा पहुंचे। धर्मवीर सलूजा पहले से वहां मौजूद था। मेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे आने से पहले आप काफी काम कर चुके होंगे। और इंस्पेक्टर ने नजर बचाकर उसने अपनी दाहिनी आंख दबाई और इस प्रकार सोनिया को संकेत किया कि वो जाकर अपना काम शुरू कर दे। इंस्पेक्टर ने कहा, अभी तक मैं केवल इतना मालूम कर सका हूं कि इस घर में किस किस को दीवान सुरेंद्रनाथ के वसीयत नामे का ब्यौरा मालूम था। किस किस को मालूम है? मेजर ने पूछा। सबको मालूम है। डॉक्टर बैनर्जी, राजेश, मिसेज रजनी, लक्ष्मी, सिद्दूकू, मिस्टर डिक्सन, रूपा, सभी लोग जानते हैं कि दीवान साहब अपनी वसीयत में किसको क्या क्या दे गए हैं। तो दीवान साहब ने सबसे अधिक दौलत किसके नाम छोड़ी है? इंस्पेक्टर ने कहा, रजनी के नाम। और रजनी को दीवान साहब का अधिक दौलत पैसा मिलने पर किसको आपत्ति हो सकती है? नहीं, किसी को नहीं। राजेश को भी नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा, नहीं, मुझे तो ये जानकर हैरत हुई कि डॉक्टर बैनर्जी को दीवान साहब की दौलत का जरा भी हिस्सा नहीं मिलने पर भी कोई दुख नहीं हुआ। उनको दुख क्यों भाई? मेजर ने कहा, उनकी पत्नी को तो सब कुछ मिल ही रहा है, और जो पत्नी को मिल रहा है सब उन्हीं का तो है। जी हाँ, एक बात और आश्चर्यजनक है, दीवान साहब ने अपनी वसीयत में किसी को भी नहीं बुलाया, अपने सभी नौकरों तक का ख्याल रखा है, लेकिन अपनी सगी बेटी को एक कौड़ी भी नहीं दी। मैं रजनी से वसीयत नामा निकलवा कर पढ़ चुका हूं। सचमुच ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आती कि उसके पिता अपनी इकलौती बेटी से इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकता है। मैंने सबसे पूछा है, इस बात का जवाब कोई संतोषजनक नहीं दे सका है। इंस्पेक्टर ने कहा, सभी ये कहते हैं कि दीवान साहब जिद के पक्के थे। उनकी बेटी चूंकि उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करने पर तुली हुई थी, इसलिए उन्होंने अपनी धमकी को पूरा कर दिखाया। मेजर ने पूछा, क्या आपने वसीयतनामे पर तारीख पढ़ी है? जी हाँ, दीवान साहब ने आज से 22 दिन पहले अपने वसीयत को कानूनी शक्ल दी थी। मेजर ने इंस्पेक्टर की प्रशंसा करते हुए कहा, आपने उनके वसीयतनामे के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर ली है। अच्छा ये बताइए कि कॉफी के प्याले की गुत्थी सुलझी या नहीं? अरे कॉफी के प्याले के बारे में तो अभी कोई पूछताछ नहीं की है। सिद्दूकू उधर से गुजरा तो मेजर ने उसे आवाज दी, सिद्दूकू, क्या तुम्हें मालूम है कि इस घर में अफीम कौन खाता है या कौन अपने पास अफीम रखता है? अफीम? हबची ने पहले आश्चर्य प्रकट किया, फिर बोला, अफीम का पाउडर। डॉक्टर साहब कश्मीर की खुदाई के मुहिम के लिए सामान जमा करते रहे थे। उन्होंने बहुत सी दवाएं भी खरीदी हैं। मैंने अफीम के पाउडर का एक छोटा सा टीन का डब्बा डॉक्टर साहब के सोने के कमरे की अलमारी में देखा था। क्या दवाएं डॉक्टर साहब खुद खरीद के लाए थे? नहीं, राजेश लाया था। क्या तुम अफीम के पाउडर का वो डब्बा डॉक्टर साहब की अलमारी में से ला सकते हो? जी हाँ, अभी लाकर दिखाता हूं। सिद्दूकू ऊपर चला गया। मेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैंने जानबूझकर सिद्दूकू को ऊपर भेजा है। अफीम का डब्बा डॉक्टर साहब की अलमारी में नहीं हो सकता। कुछ देर बाद सिद्दूकू वापस आ गया। उसके हाथ में टीन का छोटा सा डब्बा था। मेजर ने पूछा, तुम ये डिब्बा कहां से लाए हो? डॉक्टर साहब की अलमारी में से तो हरगिज नहीं लाए हो। हबशी नौकर हकलाते हुए बोला, ये डिब्बा डॉक्टर साहब की अलमारी में नहीं था। उनकी अलमारी में जिस जगह ये डिब्बा पड़ा रहता था वो जगह खाली थी। तो फिर ये डिब्बा तुम्हें कहां से मिला? ये डिब्बा मेरे कमरे में था। कुछ दिन हुए मुझे नींद नहीं आ रही थी। असल में मुझे अपच की शिकायत रहती है। मैं डॉक्टर साहब की अलमारी से डब्बा उठा लाया था। उस रोज थोड़ा सा पाउडर खा लिया था तो मुझे गहरी नींद आ गई थी। नहीं, तुम सच नहीं बोल रहे हो। बताओ, तुम्हें ये डब्बा कहां से पड़ा हुआ मिला है? ये तुम्हारे कमरे में तो नहीं था। हबशी ने कहा, मैंने आपको सच्ची बात बता दी है। ये डब्बा मेरे कमरे में था और मैं वहीं से लाया हूं। तुम बड़े जिद्दी हो, जा सकते हो तुम। सिद्दूकू मुड़ा तो उसे कोठी के पिछवाड़े में शोर सुनाई दिया। मेजर और इंस्पेक्टर उधर बढ़ने ही लगे थे कि इतने में सब इंस्पेक्टर गुरदयाल डॉक्टर बैनर्जी को बाजू से पकड़े हुए उनके पास ले आए। सरकार, आपने हुक्म दिया था। सब इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर धर्मवीर को संबोधित करते हुए कहा, आप ही ने कहा था इस घर से किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जाए। डॉक्टर साहब जा रहे थे, मैंने उनको रोक लिया तो ये शोर मचाने लगे। डॉक्टर ने कहा, अरे कमरे में मेरा दम घुटा जा रहा था।
मैं जरा बाहर ताजा हवा खाने के लिए जाना चाहता था। मेजर ने कहा, क्यों नहीं क्यों नहीं, अरे जाने दीजिए इनको। और फिर मेजर ने डॉक्टर की ओर मुंह फेरते हुए कहा, आधे घंटे तक वापस आ जाइएगा, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी हाँ, 20 मिनट में वापस आ जाऊंगा। डॉक्टर ने यह बात इस तरह कही जैसे उसका कंठ सूखा जा रहा हो। डॉक्टर दरवाजे की ओर बढ़ा। सब इंस्पेक्टर गुरदयाल उसके पीछे पीछे चल दिया, क्योंकि मेजर ने अपनी आंख दबाकर उसे डॉक्टर का पीछा करने का संकेत कर दिया था। इंस्पेक्टर ने कुछ सोचते हुए पूछा, आपके ख्याल से सिद्दीकू को अफीम के पाउडर का डब्बा कहां से मिला? मेजर ने कहा, राजेश के कमरे से। बेशक, राजेश के कमरे से। इंस्पेक्टर के मुंह से निकला, राजेश के कमरे में? सिद्दीकू ने फिर यह क्यों कहा कि यह डब्बा उसे अपने कमरे में मिला है? अरे सिद्दीकू राजेश की पर्दापोशी कर रहा है। आप शायद ये नहीं देख पाए हैं कि राजेश और रजनी के बीच गहरा संबंध है। सिद्दीकू रजनी का सेवक बल्कि पुजारी है। रजनी चूंकि राजेश को पसंद करती है, इसलिए सिद्दीकू भी राजेश को पसंद करता है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिद्दीकू राजेश के कमरे से अफीम का डब्बा उठाकर लाया था? अब सिद्दीकू ने अफीम का डब्बा डॉक्टर के कमरे में नहीं, राजेश के कमरे में देखा था। आज जब मैंने उसे ऊपर डब्बा लाने के लिए भेजा तो वो घबराया हुआ था। वो रजनी के पास गया और रजनी की हिदायत पर हमारे पास डब्बा उठा लाया और हमें यह किस्सा बताया कि डब्बा अपने कमरे से उठाकर लाया। उन्होंने देखा कि रजनी खिड़की के पास कुर्सी पर बैठी थी और राजेश दूर एक कोने में सोफे पर बैठा पुस्तक पढ़ रहा था। ऐसा मालूम होता था कि वे दोनों उनके भीतर आने से पहले अलग अलग जगहों पर जा बैठे थे। कष्ट के लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपसे कुछ सवाल पूछना बहुत जरूरी है, मेजर बोला। और फिर उसने राजेश की ओर मुंह करके कहा, मिस्टर राजेश, आपसे गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए आप अपने कमरे में चले जाएं, हम आपसे बाद में बात करेंगे। राजेश मेजर की इस प्रार्थना पर एकदम परेशान हो गया। क्या मैं यहां नहीं ठहर सकता? राजेश ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस समय आपका अपने कमरे में होना अधिक ठीक रहेगा। और वो इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर साहब, इनको इनके कमरे में ले जाइए और इनके कमरे के बाहर किसी की ड्यूटी लगा दीजिए। जब तक हम इनके पास न जाएं या इनको अपने पास न बुलाएं, तब तक इनको अपने कमरे में रहना होगा और किसी से कोई बात नहीं करनी होगी। बस इतना कहना था कि इंस्पेक्टर धर्मवीर राजेश को बाहर ले गया। मेजर की भवें तर गई। उसने कहा, अच्छा, आप ये बताइए कि आपके पति का दीवान साहब से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? आपका प्रश्न मैं समझ नहीं सकी। डॉक्टर साहब बहुत ही भले आदमी हैं। जीवन में उनको 20 लोगों ने धोखा दिया है। सिद्दीकू भी उनसे घृणा करता है, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत समझदार हैं। अगर आप ये संकेत कर रहे हैं कि दीवान साहब की हत्या डॉक्टर साहब ने की है, तो आप भारी गलती कर रहे हैं। मेरे पति ने अगर दीवान साहब की हत्या की होती तो अपने विरुद्ध इतने प्रमाण कैसे छोड़ सकते थे? डॉक्टर साहब बहुत तेज बुद्धि के आदमी हैं, वे ऐसी मूर्खता कभी नहीं कर सकते। एक बात और है, अगर उनको हत्या करनी ही थी तो उन्होंने किसी दूसरे की हत्या की होती, दीवान साहब की नहीं। तो क्या सिद्दीकू की हत्या की होती? हो सकता है, रजनी ने उत्तर दिया। राजेश की हत्या की होती? मेजर ने पूछा। रजनी ने धीमी आवाज में कहा, दीवान साहब के सिवा वो किसी की भी हत्या कर सकते थे। आपको इतना भरोसा क्यों है? दीवान साहब ने डॉक्टर साहब पर बड़े उपकार किए थे। उनसे मेरी शादी की थी और वे कश्मीर में खुदाई की मुहिम में पैसा लगाने के लिए तैयार थे। मेजर कुछ सोचने लगा और फिर उनसे पूछा, मैंने सुना है कि दीवान साहब की वसीयत के हिसाब से सबसे अधिक फायदा आपको और राजेश को होगा। जी हां, आपने ठीक सुना है। इतने में इंस्पेक्टर धर्मवीर सलूजा भी कमरे में आ गया। अगर आपको रुपया मिले तो क्या आप कश्मीर की खुदाई के लिए डॉक्टर साहब की मुहिम में पैसा लगाने को तैयार होंगी? हां, अगर डॉक्टर साहब मुझसे कहेंगे। तो आपके ख्याल में यहां ऐसा कौन आदमी है जिसने आपके पति को हत्यारा साबित करने की कोशिश की है? मुझे कैसे पता? मैं किसी व्यक्ति को नहीं जानती। आपको शायद मालूम हो गया होगा कि आपके पति की कॉफी के प्याले में किसी ने अफीम मिला दी थी। जी हां, मुझे पता चल चुका है। आपको ये बात किसने बताई? सिद्दीकू ने। अफीम का डब्बा कहां पड़ा रहता है? मालूम नहीं। क्या राजेश को मालूम था?
हाँ, राजेश को मालूम हो सकता है, क्योंकि वो डॉक्टर साहब के सारे काम करता है, उनका सारा सामान वही खरीद कर लाता है। मैंने अभी अभी सिद्दीकू को अफीम का डब्बा लाने के लिए भेजा था, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि उसने अफीम का डब्बा डॉक्टर के सोने के कमरे की अलमारी में पड़ा देखा था। मैं समझता हूं कि वो डब्बा राजेश के कमरे से उठा कर लाया था, मेजर ने कहा। मेजर की यह बात सुनकर रजनी की आंख से चिंगारियां बरसने लगी। उसने तुनक कर कहा, अफीम का डब्बा मेरे कमरे में नहीं था। अच्छा, आप ये बताइए कि कल सुबह क्या आप दोबारा कॉफी पीने के लिए किचन में गई थी? दोबारा कॉफी पीने गई थी तो इसमें ऐसी खास बात क्या है? देखिए, आप कह चुकी हैं कि आप हमारी हर संभव सहायता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आप हमारी कोई सहायता नहीं कर रही हैं। कल सुबह कत्ल की वारदात से पहले आप बाहर चली गई थी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कहां गई थी? मुझे कुछ चीजें खरीदनी थी। आप क्या कुछ खरीद कर लाई हैं? मैं कुछ खरीद कर नहीं लाई। अजीब बात है, मुझे एक गाउन बनवाना था, मैं नाप देकर चली आई थी। शुक्रिया, हम अभी आपसे कुछ और नहीं पूछना चाहते, मेजर ने कुर्सी पर से उठते हुए कहा। तो इंस्पेक्टर भी उठकर खड़ा हो गया। दोनों नीचे आए। इतने में बाहर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। कुछ क्षणों बाद सब इंस्पेक्टर गुरदयाल डॉक्टर बैनर्जी को घसीटता हुआ भीतर लाया। दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। अरे, इन्होंने यहां से निकल भागने की कोशिश की। जब ये हवाखोरी के लिए बाहर निकले तो इस ब्लॉक के पार्क में टहलते रहे। मैं एक अंग्रेज औरत को देखने लगा जिसने घुटनों के ऊपर तक स्कर्ट पहना हुआ था। मेरी नजर उस औरत पर से हटी तो क्या देखता हूं कि डॉक्टर साहब गायब हैं। मैं चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। इस ब्लॉक में एक बैंक भी है। मैंने इन्हें उसमें जाते देखा। मैं इनकी ओर लपका और छिपकर एक कोने में खड़ा हो गया, ये देखने के लिए कि डॉक्टर साहब क्या कुछ करते हैं। इन्होंने बैंक से काफी रुपए निकलवाए, फिर टैक्सी स्टैंड की ओर हो लिए। मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा। डॉक्टर साहब मुड़कर नहीं देख रहे थे। फिर ये एक टैक्सी में बैठ गए। मैंने भी दूसरी टैक्सी से इनका पीछा किया। ये साहब नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, टिकट खरीदा और प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर इंक्वायरी ऑफिस से कुछ पूछने लगे। ठीक उसी समय मैंने इनको जाकर पकड़ा और प्रार्थना की कि चुपके से मेरे साथ वापस चले। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने फरार होने की कोशिश की? इंस्पेक्टर बोला। जी हां, इनकी जेब में बंबई का सेकंड क्लास का टिकट है। मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब को खुद इसकी वजह बतानी चाहिए कि इन्होंने फरार होने की कोशिश क्यों की। डॉक्टर, जिसे इस प्रकार से सन्नाटा मार गया था, हकलाते हुए बोला, मेरी मजबूरी को कोई नहीं समझता। आप देख तो रही हैं कि इस घर में कोई व्यक्ति मुझे हत्यारा सिद्ध करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। वो अपने मकसद में नाकाम रहने पर मेरा कत्ल भी कर सकता है। फर्ज कीजिए कि आप मेरी जगह पे होते तो क्या करते? बिल्कुल ठीक, मेजर बोला। डॉक्टर साहब की इस दलील को झुठलाया नहीं जा सकता। क्यों इंस्पेक्टर साहब, आप अगर डॉक्टर साहब की जगह होते तो क्या करते? अब इस कहानी में क्या होगा? कौन डॉक्टर साहब का मर्डर करना चाहता है? डॉक्टर साहब डरे हुए क्यों हैं? कॉफी में अफीम किसने मिलाई? खून सना हुआ जूता किसका था? बहुत सारे सवाल हैं। कर्नल रंजीत के इस उपन्यास भयंकर मूर्ति में अगले एपिसोड में आप सुनिएगा कि मृतक का एक भतीजा भी है। कौन है वो भतीजा? मेजर बलवंत इस कड़ी को कैसे सुलझाएंगे? सुनिए अगले एपिसोड में। अच्छा लग रहा हो इस सीरीज का वाचन तो हमें लाइक करिए, कमेंट में बताइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को ये कहानी शेयर करिए, भेजिए उनको सुनने के लिए। आवाज मंजीत ठाकुर की, चैनल है किस्सा कहानी। नमस्कार।